पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने भारत को दिलाया पहला पदक। महिला एकल के क्लास 4 कैटेगरी में भाविना ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविना को दी बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के दौरे के अंतिम दिन जाएंगे अयोध्या। पर्यटन, संस्कृति और विकास संबंधी कई परियोजनाओं के साथ जन जन के राम नामक रामायण सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। श्री राम मंदिर स्थल जाकर करेंगे दर्शन। देश हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस मौके पर फिट इंडिया ऐप करेंगे लॉन्च। देश ने 63 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके देने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। केरल में बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल रात से शुरू होगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले की जताई आशंका। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेनाओं की वापसी शुरू होने के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने काबुल में सुरक्षित जोन का किया प्रस्ताव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से स्थिति पर की चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिनों की यात्रा के अंतिम दिन यानी आज ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार और नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति रामायण कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। रामायण कॉन्क्लेव 29 अगस्त से आरंभ होकर 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। जय हिंद साथियों। केंद्र की सेना विरोधी मोदी सरकार 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्ताव लेकर आई है। जब मैं सेना विरोधी सरकार कह रही हूं तो आप समझ लीजिएगा ये प्रस्ताव भी हमारी सेना के खिलाफ लाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के जवानों की जो पेंशन है उसे आधा किया जाता है, यानी कि अगर किसी को अब तक पेंशन 50,000 रुपया मिल रही थी उसे सीधा 25,000 किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सेना से रिटायर होने के बाद आप किसी भी दूसरी सेवा में जा सकते थे, ऐसा प्रावधान था, लेकिन उसे भी बदल दिया गया है। आप सक्रिय सेवा में सेना में रहने के बाद अब किसी दूसरे विकल्प को आप नहीं चुन सकते, ऐसा प्रस्ताव इसमें कहा गया है। इसमें यहां तक कि डिसेबिलिटी जो पेंशन मिलती थी हमारे जवानों को, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। हमारे सेना के जवानों के 9,000 से ऊपर के पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा, हवाला दिया जा रहा है, फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास अपना 8,500 करोड़ के जहाज खरीदने के लिए पैसा है, अपने विज्ञापनों पर प्रचार प्रसार पे खर्च करने के लिए 7,500 करोड़ है, लेकिन सेना के जवानों की पेंशन आधी की जा रही है, उनकी भर्तियां जो रिक्त खाली स्थान है नहीं भरे जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो कैंटीन पे जो उन्हें खाने का सामान मिलता था उस पर भी सीमा लगा दी गई है। अभी तक सर्दियां शुरू हो चुकी है, लद्दाख और सियाचिन बर्फीली चोटियों पे हमारे जो जवान बैठे उन पर अभी तक गर्म कपड़े, टेंट, जूते, जैकेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आप समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, पार्लियामेंट के अंदर जो है सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट में कहा गया है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये हमारी सेना के जवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो हमारे जवान हैं उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी मुफ्त, उसे भी बंद कर दिया गया है। ये कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। किसी पे भी चोट आएगी आपको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब देश पे चोट आती है तो ये जवान सरहदों पर खड़ा मिलता है और आज उसी के ऊपर चोट की जा रही है। आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा और कब बोलेगा? आवाज उठाइए ताकि केंद्र की मोदी सरकार अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने पर मजबूर हो। जय हिंद, जय भारत। टोक्यो पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत की भाविना पटेल ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिलाया है। भाविना ने महिलाओं की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर पदक अपने नाम किया।
पैरालंपिक इतिहास में भारत का टेबल टेनिस में ये पहला पदक है। फाइनल मुकाबले में भाविना पटेल का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन की जाओ यिंग से था, जिसे वे पार नहीं कर सकी। चीनी खिलाड़ी ने भाविना को 3-0 से हरा दिया। ये मेडल मैं डेडिकेट करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी को, जैसे कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टॉप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन और मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच सर, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और जिन्होंने मुझे हमेशा हार्ड ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं स्पेशल थैंक्स मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरे फिजियोथेरापिस्ट, मेरे डाइटिशियन, मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन सभी ने जो मुझे टीम वर्क करके दिया है, जो मुझे अंडरस्टैंड किया है और जो मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। देश में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को गोल्ड मेडल जिताया था। और फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के मेजर ध्यान सिंह नेशनल स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी शामिल होंगे। दोनों मंत्री भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, अयाज मेमन, कैप्टन एनी दिव्या, एक स्कूल के विद्यार्थी और एक गृहिणी के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। ये लोग फिट इंडिया ऐप के शुभारंभ के बाद इसका इस्तेमाल करते हुए फिट इंडिया अभियान से संबंधित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेंगे। टीकाकरण की बात की जाए कोविड की, तो कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 63,09,17,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,85,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई कोविड प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया है। राज्य में कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच राज्य में कड़े प्रतिबंधों के साथ रविवार का पूर्ण लॉकडाउन जारी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम सहित सभी शहरों में केवल अनिवार्य सेवाएं जारी हैं। KSRTC की बसें सीमित सेवाओं के साथ चल रही हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं। लोग केवल आपात स्थिति में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। खबर असम से है, जहां बाढ़ की स्थिति बेहाल होती जा रही है। बाढ़ के कारण 2,25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में उफान के कारण अब तक 512 गांव प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर, माजुली, शिवसागर, सोनितपुर और तिनसुकिया जिले प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासकों द्वारा स्थापित किए गए कई राहत शिविरों में कुल 6,898 लोगों को आश्रय दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक मैकेनिक ने ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं बल्कि पानी से चलती है। जी हाँ, इसे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में बनाए ऑड इवन फॉर्मूले का भी हल माना जा रहा है। दरअसल पानी से चलने वाली इस कार को मध्य प्रदेश के रहने वाले 44 वर्षीय रईस मोहम्मद मकरानी ने बनाया है। मकरानी पेशे से मैकेनिक हैं और महज 12वीं पास हैं। इसके अलावा उनके पास न मैकेनिक की डिग्री है और इस कार में एक टैंक दिया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। पानी के साथ जरा केमिकल और चूना जैसा कुछ पदार्थ डाले जाते हैं। इसमें एसिटिलीन गैस बनती है जिस पर यह कार चलती है। इस गैस से कोई प्रदूषण भी नहीं होता और कार भी अच्छी गति से दौड़ती है। और आज इतना ही नहीं, ये कार कीपैड मोबाइल से भी कंट्रोल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।